हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में रोल ऑफ WHO के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स जो है विश्व में जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं या फिर स्वास्थ्य सेवाएं में WHO का किस प्रकार से योगदान रहा है और उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो। एपिडेमिक फ्रेंड्स किसी एक पार्टिकुलर जोन में होता है या फिर किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में हो सकता है, किसी पार्टिकुलर रीजन में हो सकता है। पैंडेमिक कोई बीमारी तब होता है जब वो पूरे विश्व लेवल पे फैल जाता है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था, जीका एपिडेमिक था। ओके, क्योंकि वो जैसे कुछ बीमारियां किसी पार्टिकुलर स्टेट्स में हो या फिर पार्टिकुलर रीजन में हो तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं, और पूरे विश्व में अगर फैल गया तो वो पैंडेमिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इन सभी चीज़ों में WHO का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो रिसेंटली अभी कोविड महामारी चल रही है और WHO का अहम भूमिका रहा है इसमें, किसी तरह कोविड को हैंडल करने में या फिर अन्य प्रकार का मदद करने में या फिर गाइडलाइंस जारी करने में WHO ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो BPSC बर्निंग टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करती है, तो आगामी मेंस 66 मेंस के लिए ये टॉपिक बेहद सॉरी फ्रेंड्स, बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसी के दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे बने रहिए, कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, चैनल विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर फर्स्ट का ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन सेकंड दोनों सेक्शंस कर लिया गया। अब कुछ दिन में पेपर सेकंड स्टार्ट हो गए और पेपर सेकंड के भी सारे टॉपिक्स दे दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ना चाहिए उसका वीडियोज़ बनाकर चैनल पर डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ जाकर विजिट कर लीजिए और समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स WHO के बारे में। उसी प्रकार से देखेंगे इंट्रोडक्शंस, बॉडी और कंक्लूजन। ओके, देखिए इंट्रोडक्शंस में ये है कि WHO भी ना यूनाइटेड नेशंस का ही एक एजेंसी का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी का ही एक यूनिट है और पार्ट है। ओके, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में, 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। ओके, 194 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका मेंबर स्टेट है, मीन्स 194 देश इसका सदस्य है। ओके, और उसके बाद यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि फ्रेंड्स बहुत सारे कंट्रीज़ के गाइडलाइंस या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ का योगदान या पार्टिसिपेशन के तहत चला जाता है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इंटर मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट्स के सर्वसहमति से ये काम करते हैं। ओके, उसके बाद ये अपने मेंबर कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है। और मेंबर कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज होती है, मेनली इनका कोलैबोरेशन उनके हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर स्वास्थ्य विभाग से ही होता है। उनके हेल्थ मिनिस्टर किसी भी कंट्री के मतलब इनके मीटिंग में भाग लेते हैं या फिर इनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ और इंट्रोडक्शंस में देख लेते हैं। WHO का काम होता है लीडरशिप, जो ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में है उसमें लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, मतलब रिसर्च एजेंडा पे बल देना, रिसर्च एजेंडा को शेप करना, नॉर्म एंड स्टैंडर्ड को सेट करना, क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस जारी करना, टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना किसी कंट्रीज को। उसके बाद हेल्थ ट्रेंड्स जो चल रहा है उसको एसेस करना और मॉनिटर्स करना। ओके, उसके बाद 7 अप्रैल 1948 का इसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। WHO ने अपना फंक्शनिंग 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट किया था, और उस दिन से ही या फिर 7 अप्रैल को हर एक साल WHO वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन WHO का फंक्शनिंग शुरू हुआ था, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स ये है कि मतलब ये डायरेक्ट करती है और कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल हेल्थ वर्क को। ओके, मतलब कोई अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट करती है और उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करती है इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज़ पे। ओके, उसके बाद इसका काम है इफेक्टिव कोलैबोरेशंस मेंटेन करना यूनाइटेड नेशंस के साथ। ओके, एस्टेब्लिश करना उसके स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्रीज के साथ, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ। मतलब
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगे कि हाँ, जिनके साथ इनका लगे कि भैया उनसे कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश करके हेल्थ के विषय पे, हेल्थ के इशूज़ पे कुछ काम किया जा सके। ओके, तो ये है इनके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर गवर्नमेंट्स कोई रिक्वेस्ट करती है, फिर कोई कंट्रीज़ बोलती है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो असिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है अपॉन रिक्वेस्ट। हेल्थ सर्विस को या फिर हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने में, मतलब मजबूत बनाने में। उसके बाद ये साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद कंट्रीब्यूट करती है एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ के लिए, कि हेल्थ की एडवांसमेंट कैसा हो उसके लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है और कॉपरेशन एस्टेब्लिश करता है। अब देखिए इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं कि अभी तक ने किस किस भाग में ये अचीवमेंट्स हासिल किया है, किस किस फील्ड में इनको। नो डाउट कि इनका योगदान बहुत रहा है, तो छोटे से लेकर बड़े बड़े बीमारियों या फिर छोटे से लेकर बड़े बड़े पैंडमिक एपिडेमिक में इनका योगदान रहा है, या फिर कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी इनका योगदान रहा है। तो इनका योगदान कहीं से अछूता नहीं रहा है, हर एक जगह इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इनका कुछ सक्सेस जहाँ इनको मिला है, जहाँ से इन्होंने कुछ अचीव हासिल किया है, जहाँ से इनको कुछ अचीवमेंट्स मिला है, उस चीज़ पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे फिर इनके फेल्योर के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। देखिए 10 साल, मतलब WHO का जो 10 साल प्रोग्राम चला था, किसको, स्मॉल 1970s के आसपास में लगभग 10 साल का इनका प्रोग्राम था। और स्मॉल पॉक्स हुआ करता था पहले, आपको पता होगा ना, स्मॉल पॉक्स, उसको एराडिकेट करने के लिए 10 साल इनका कैंपेन चला था 1970 के आसपास में। और उसी के आसपास मतलब पोलियो कैंपेन भी वो चलाया था जो 90s के बाद जो पोलियो कैंपेन, और 2000 के आसपास जो पोलियो कैंपेन भारत में चला। और फाइनली भारत पोलियो और स्मॉल पॉक्स दोनों से भारत को मुक्ति मिला है, इरेडिक्शंस है, इरेडिक्टेड कंट्री के अंतर्गत आती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा चीज़ ये रहा कि मतलब फ्यू ईयर्स पहले ही WHO ने जो कोंगो में जीका वायरल या फिर एबोला वायरस टाइप का एपिडेमिक्स फैला था, वहाँ भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा और कोऑर्डिनेशंस रहा, और जहाँ इन्होंने जीत भी हासिल की बहुत हद तक उस वायरस को एलिमिनेट करने में। उसके बाद कैंसर्स के खिलाफ भी इनकी योगदान रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैंसर्स जो महामारी फैलाती है, जिससे बहुत सारे लोगों का जान जाता है, उस डेवलपिंग कंट्री में इन्होंने कैंसर्स को भी मात देने में बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके बाद तंबाकू से फाइट करने के लिए भी WHO का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ जो डेवलपिंग है या फिर पिछड़ा हुआ देश है, उसमें तंबाकू से लड़ने के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स रहा है। 1997 के आसपास WHO ने कनाडा के साथ मिलके, कोलैबोरेशन विद कनाडा, मतलब कनाडा के साथ कोलैबोरेट करके ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, जिसको GPHIN के नाम से भी जान सकते हो, कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ नेटवर्क, GPHIN। उसका काम ये था कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे टू फंक्शंस एज ए ईयरली वार्निंग्स, तो मतलब कोई ईयरली वार्निंग सिस्टम्स के तहत, मतलब जैसे कि कुछ जानकारी उनके पास है, तो वो जानकारी एपिडेमिक से रिलेटेड है या फिर कोई वार्निंग के तौर पे उस जानकारी को काम करके देना, कि या इस जानकारी, मतलब उस जानकारी का इस्तेमाल करके किसी आने वाली बीमारी के लिए, एपिडेमिक या पैंडेमिक के लिए, उसका इस्तेमाल करके किसी कंट्री को वार्न करना है, किसी रीजन को वार्न करना, ओके, या फिर उनको सूचना देना, इस प्रकार की काम रही है। उसके बाद और भी चीज़ों में इनका महारत, मतलब इन्होंने अपनी सफलताएं प्राप्त की है। जैसे डायरिया से लड़ने के लिए रिहाइड्रेशंस का थेरेपी था, उसके साथ इन सब में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सफलता हासिल किया है सिंपल प्रिंसिपल्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, इनका कुछ अचीवमेंट्स था जो हमने देखा। और आपको पता है कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अगर किसी के पास कुछ प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे, किसी की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है, किसी ने कुछ हासिल किया है तो किसी ने कुछ खोया, उन्होंने कुछ खोया भी होगा। ओके, तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही बात है। फेल्योर्स में देखते हैं कि कोविड-19 का जो अभी आउटब्रेक हुआ था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने WHO को प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने इन पे एक्यूज़ लगाया है। ट्रंप हैड एक्यूज इट ऑफ बिंग चाइना सेंट्रिक्स, मतलब ट्रंप ने इन पे दोष लगाया है, इनको दोषी माना है कि आप चाइना को फेवर करते हैं। आगे चलकर इस बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, इनकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद
जैसे कि कुछ और चीज़ों में इनकी असफलताएं दिख रही है। जैसे मलेरिया को इन्होंने शुरू में एराडिकेट बोला कि भैया अभी ये इसका एराडिक्शन हो सकता है, इसको एराडिकेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन बाद में इन्होंने ये ऐसा माना कि ये डिजीज जो है ना ज़्यादा परसिस्टेंस है, मतलब उस ड्रग्स के खिलाफ जो इस पे ड्रग्स हम जिसको जो ड्रग्स इस डिजीज के लिए बनाया गया है, उस डिजीज के खिलाफ ये ज़्यादा रेसिस्टेंट है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उस डिजीज को रेसिस्ट कर रहा है, उस डिजीज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और जिस वजह से ये ज़्यादा परसिस्टेंस हो गया है, मोर परसिस्टेंस है। जैसे हम पहले सोचते थे उससे भी कहीं ज़्यादा। पहले इनको लगता था कि नहीं, इसको एराडिकेट किया जा सकता है, लेकिन ये उस एराडिक्शंस के कैटेगरी से बाहर रखा गया उस पार्टिकुलर अगर दवाई का इस्तेमाल करे तो, ओके फ्रेंड्स। तीसरा चीज़ ये है कि कोलरा, डायरिया, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, ये अभी भी थाउजेंड्स नौजवान या बच्चों का मृत्यु कर रहा है, या फिर इन बीमारियों के वजह से बहुत सारे नौजवान या फिर बच्चे मारे जा रहे हैं, जबकि इसका क्योर अवेलेबल है। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग नेशंस है। इंडिया भी टीबी के वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित कंट्रीज़ है। इंडिया में भी टीबी बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, ओके फ्रेंड्स। टीबी में भी इंडिया कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा टीबी से मौत होने वाली कंट्रीज़ है, ओके। तो इन सब का क्योर अवेलेबल है, फिर भी बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। तो इस चीज़ों पे WHO को कंसर्न जाहिर करना चाहिए था। WHO को इन बातों पे अपना नज़र रखना चाहिए था और इनको सफलता हासिल करना चाहिए था, इन कमजोरी को दूर करना चाहिए था। अब देखिए WHO के साथ कुछ दिक्कतें हैं, चैलेंज्ड हैं। क्यों इनको ये सब की दिक्कतें हैं? अब देखिए, एक डोनर डिपेंडेंसी है। डोनर डिपेंडेंसी ये है कि जो कंट्रीज़ इनको डोनेट करता है या फिर जो कंट्रीज़ इनको फंडिंग करती है, उस फंडिंग का सिर्फ 30% बजट WHO के अंदर होता है। क्या होता है? WHO के अंदर उस फंडिंग का सिर्फ 30% का बजट उस फंडिंग के अंदर होता है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडा है, ये डोनर प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे गाइड होगा। मतलब अगर जो कंट्रीज ज़्यादा पे कर रही है उसको, मतलब उसके अनुसार ये काम करेगी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया जाएगा जिनका ज़्यादा इस पर पेमेंट हुआ है, ओके फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के खिलाफ है, और इस तरह से इस एजेंडा को हटाना चाहिए था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे आपको पता हो कि अभी ट्रम्प के रीन में जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने WHO से अपना कंट्रीब्यूशंस को सस्पेंड करने की बात कही थी। और जबकि WHO को उस समय फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि भैया कोरोना और जैसे बीमारियों से इनको लड़ाई करना था। दूसरा था कि रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा लेट से देना, मतलब कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, जिनका एंटिसिपेशन पॉसिबल है फिर भी, ओके। उसके बाद WHO अकाउंटेबिलिटी किसी नेशंस के एक्ट के द्वारा या फिर एक्शंस के ऊपर इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। अगर कोई कंट्रीज कुछ एक्शंस कर रही है तो उसका अकाउंटेबिलिटी WHO के खिलाफ नहीं है, अगर वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्शंस कर रही है। उसके बाद मैंडेट्स एंड कैपेबिलिटीज़ के एजेंसी का जो मैंडेट्स है, जो एजेंसीज का एजेंडा है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ओके। उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, इस गैप को थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद न्यू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो इमर्ज होकर आ रही है, वो WHO के लिए एक चैलेंज की काम कर रही है। जैसे कि WHO की लीडरशिप को थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। जैसे ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ये एक प्रकार की न्यू इमरजेंसी मतलब इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया के टाइप का, फिर GAVI एलियंसेज एंड तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती है। अन्य को भी हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि कुछ WHO को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया कोरोना के काल में, या फिर अभी भी इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि एक नज़र मार लेंगे तो थोड़ा हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि अभी हाल में WHO को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया, ओके। तो क्रिटिसाइज ये है कि सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस ये है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। मतलब चाइना को प्रेज करना WHO के द्वारा, जबकि चाइना ने बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय रखा, डिस्क्लोज करना पसंद नहीं किया,
उसमें कितना वहाँ मॉर्टेलिटी क्या हुआ था, या फिर क्यों मतलब ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं चाइना में पहले कोरोना का कहर था लेकिन उन्होंने अदर कंट्री को वार नहीं किया, उसके बाद फ्लाइट सर्विस को बैन नहीं किया। तो इन सब चीज़ों पे चाइना के खिलाफ नहीं जाकर और चाइना के सपोर्ट में जाना, ये एक थोड़ा सा अलग प्रकार का बिहेवियर है। उसके बाद एफिनिटी विथ चाइना, यहाँ भी ये चाइना के साथ, चाइना को क्रिटिसाइज करने के बजाय चाइना का साथ देना। उसके बाद चाइना का वर्ल्ड हेल्थ मतलब एक तरह से चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्रिशिएट करना है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है। अब ट्रम्प इनको ज़्यादा एक्यूज कर रहे हैं कि भैया ट्रम्प बिंग ट्रम्प मतलब ट्रम्प का एक अलग इशूज़ है, ट्रम्प इनको ब्लेम करना चाहते हैं। तो ये चाइना के वजह से, क्योंकि चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रही है WHO के। उसके बाद कुछ चीज़ों में डिलेड रिस्पॉन्सेज हैं कि भैया कोविड भी चल रहा था तो उस समय इनका रिस्पॉन्सेज थोड़ा सा डिलेड आया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप फोकस कर लीजिएगा, एक पर नज़र डाल लीजिएगा। ओके, अब देखिए कुछ वे फॉरवर्ड्स है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब ये कहा जाता है कि WHO के टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए, कैपेसिटीज़ को बढ़ाइए। WHO को कहिए कि भैया अदर कंट्रीज़ या फिर अदर ग्लोबल हेल्थ प्लेयर जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन सब के साथ मिलकर काम करें। ओके, ताकि दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो इन पे बर्डन कम आएगा और ये थोड़ा कुछ अपने चीज़ों में भी महारत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स जो है उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, मोर रिसोर्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। अपने कैपेसिटी के अनुसार या फिर अपने फील्ड के अनुसार इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद एक सिस्मेटिक ओवरहॉल इसका स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिस टू बिल्ड इट्स कैपेसिटी, मतलब एक सिस्मेटिक ओवरहॉल और प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो इनके कैपेसिटीज़ को जनरेट करेगी या फिर फॉर्मुलेट करेगी। तो ये वो फॉरवर्ड थी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया जा रहा है, आपको भी पता होगा। पेपर फर्स्ट के GS पेपर 1 का जो टॉपिक है BPSC सेक्शन 1 ऑलमोस्ट कवर अप हो गया 90%। सेक्शन सेकेंड का भी ऑलमोस्ट 90% हमने बर्निंग टॉपिक कवर कर लिया है। 2021 के कुछ टॉपिक्स बचेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे। जैसे फ्लैश फ्लड्स अभी उत्तराखंड में आया तो इस पर भी एक वीडियोज बनना चाहिए। तो खैर इसको साइंस एंड टेक में भी रख लेंगे हम। बाकी अब कुछ दिन में हम पेपर सेकेंड्स का जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है उसका वीडियोज डालना शुरू करूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी मेरे तरफ से, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस बार BPSC के उस पार लेकर जाऊंगा और आपको सिलेक्शंस करवा कर रहूँगा अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, तो देखते रहिए फ्रेंड्स से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।